मूवी नरेशन इन दी प्रिएंटिंग आउट ऑफ टाइम। कहानी की शुरुआत में हमें सत्यवान को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। दरअसल गांव के कुछ लोग सत्यवान को मारने के लिए दौड़ रहे थे। अभी ये लोग सत्यवान को क्यों मारना चाहते हैं, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसे मारने पर तुले हुए हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सत्यवान भागकर एक व्यक्ति के पास आता है जिसका नाम डैनियल होता है। दरअसल डैनियल एक साइंटिस्ट होता है जो टाइम मशीन पर काम कर रहा है, जिसकी सहायता से एक समय से दूसरे समय में जाया जा सकता है। लेकिन डैनियल की ये मशीन अभी तक पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है। सत्यवान भी डैनियल के साथ ही काम करता है। सत्यवान डैनियल से बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम मुझे इस मशीन के द्वारा किसी दूसरे टाइम में भेज दो ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हें और तरीकों से बचा सकता हूं, लेकिन इस टाइम मशीन में नहीं भेज सकता क्योंकि ये अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, इसमें बहुत खतरा है। सत्यवान डैनियल से जिद करता है कि भले ही ये अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम मुझे इस मशीन में भेज दो। डैनियल उसे बार बार समझाता रहता है कि अभी तक मशीन पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन सत्यवान उसकी एक नहीं मानता। काफी जोर देने पर भी जब डैनियल सत्यवान को दूसरे टाइम में भेजने को राजी नहीं होता, तब सत्यवान डैनियल के सिर में जोर से वार करता है, जिससे डैनियल वहीं पर बेहोश हो जाता है। डैनियल के बेहोश हो जाने के बाद सत्यवान टाइम मशीन में बैठकर दूसरे टाइम में चला जाता है और यहाँ पर दूसरा सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें समीर को दिखाया जाता है। आजकल समीर मायूस सा रहता है। एक दिन समीर घर पर उदास बैठा होता है, तब उसकी पत्नी श्वेता बोलती है कि आखिर तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे, मैं तुम्हें परेशानी में देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तभी समीर के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर समीर को हॉस्पिटल आने का बोलता है। दरअसल समीर की माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है। समीर की माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, वो बस अपने पति संजय से मिलना चाहती है और किसी से नहीं। समीर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम संजय बनकर अपनी माँ से मिलो ताकि उनकी हालत में सुधार आ सके। इसके बाद समीर संजय बनकर अपनी माँ के सामने जाता है। उसकी माँ संजय को देखते ही खुश हो जाती है, वो उसके गले से लिपट जाती है। समीर अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। समीर की माँ खुशी खुशी खाना खाती है। समीर की माँ उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। समीर जो कि संजय बना हुआ था, वो बोलता है कि बस एक दिन की और बात है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यहाँ पर समीर की माँ समीर को संजय समझकर किस करने की कोशिश करती है। समीर अपनी माँ को अपने से दूर कर देता है। समीर की माँ समझ जाती है कि ये संजय नहीं है। समीर की माँ को दौरे आने लगती है। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। डॉक्टर समीर से बोलता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हें अपनी माँ को सच्चाई बता देनी चाहिए। समीर बोलता है कि सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता है, फिर मैं क्या बताऊं। श्वेता समीर से बोलती है कि हमें गोवा जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए, लेकिन समीर उसकी बात अनसुनी कर देता है। दरअसल गोवा के एक गांव में समीर के पिता का पुराना घर होता है, जिसे लोग आजकल भूतिया घर कहते हैं। अगले दिन समीर अपने दोस्त जय के पास जाता है। जय समीर से बोलता है कि हमें गोवा चलना चाहिए, मेरा दोस्त भी जा रहा है, वहाँ मजे करने चलते हैं। समीर बोलता है श्वेता नहीं जाने देगी, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। जय बोलता है तो क्या हुआ, श्वेता को भी अपने साथ ले चलते हैं, मेरा दोस्त भी अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, सभी लोग साथ में चलते हैं। वहाँ रात में तुम्हारे पिता के पुराने घर में रुकेंगे और सुबह होते ही हम लोग घूमने के लिए निकल जाएंगे। जय की बात सुनते ही समीर को ख्याल आता है कि श्वेता भी बोल रही थी कि गोवा जाकर पिताजी की सच्चाई पता लगाते हैं, साथ में घूम भी लेंगे, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। समीर जय से बोलता है कि ठीक है, हम लोग कल सुबह गोवा के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद ये लोग रात में ही पैकिंग करके अगली सुबह गोवा के लिए निकल जाते हैं। ये लोग पूरा दिन सफर करते हैं और शाम तक घर के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग ताला खोलकर घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं होती। जब ये लोग टॉर्च जलाकर देखते हैं तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यहाँ समीर को अपने पिता की चीजों को देखकर उसका बचपन याद आ जाता है, जब वो अपने पिता के साथ खेला करता था। अचानक श्वेता को एक परछाई दिखती है, वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर कोई है। जय और उसका दोस्त संजय उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी यहाँ पर समीर आ जाता है। समीर श्वेता को लेकर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ कपड़ों पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई थी। इधर संजय भी अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में आ जाता है। संजय की पत्नी बोलती है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, प्लीज लाइट देखो। संजय लाइट का स्विच देखने चला जाता है।
और लाइट ऑन कर देता है। संजय जब वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी पत्नी को मार दिया है। ये देखकर संजय सभी को आवाज लगाता है। सभी लोग भागे भागे संजय के पास आते हैं। जय के आते ही संजय उसको मारने को दौड़ता है कि यहाँ पर आने का आइडिया तुम्हारा ही था, देखो मेरी पत्नी का क्या हाल हुआ है। समीर संजय को पकड़ लेता है और जैसे बोलता है कि बाहर जाके देखो, यहाँ कोई और तो नहीं है जिसने संजय की पत्नी को मारा हो। जय बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब जय वापस आता है तो ये लोग देखते हैं कि जय के सीने में एक रॉड घुसी हुई है। समीर जब जय के पास आता है तो जय समीर की तरफ इशारा करता है और उसका गला पकड़ लेता है। इससे पहले कि जय कुछ बता पाता, जय की मौत हो जाती है। संजय समीर की तरफ चाकू कर लेता है और बोलता है कि जय तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रहा था, जब मेरी पत्नी की मौत हुई थी तब तुम कहाँ थे। श्वेता जल्दी से बोलती है कि ये मेरे साथ था। इसके बाद संजय समीर को छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद संजय चाकू लेकर उसे मारने को जाता है जिसने इन दोनों को मारा है। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कुछ देर बाद कोई संजय को अंदर खींच लेता है और उसे मार देता है। श्वेता संजय की मौत देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो एक जगह खड़ी होकर रोने लगती है। समीर इधर उधर देखता है ताकि वो ये पता लगा सके कि इन लोगों को आखिर मार क्यों रहा है। यही जानने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी समीर को श्वेता का ख्याल आता है। वो भागकर श्वेता के पास जाता है। समीर देखता है कि श्वेता के पास एक इंसान बैठा होता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। श्वेता की भी मौत हो चुकी है। समीर को देखते ही वो इंसान यहाँ से भागने लगता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। यहाँ पर समीर उसका चेहरा नहीं देख पाता। समीर उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो इंसान समीर को चकमा देकर बार बार बच रहा था। काफी दौड़ भाग के बाद आखिरकार समीर उसे पकड़ ही लेता है। वो इंसान समीर को उसके नाम से पुकारता है लेकिन समीर उसकी एक नहीं सुनता और वो चाकू लेकर उस इंसान को मार देता है। समीर अपनी आंखों में दवाई डालता है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है। दवाई डालकर समीर जब उस इंसान को देखता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि खुद समीर ही होता है जो कि पास्ट वाला होता है। समीर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एक बेल बजती है। बेल बजते ही ये लोग गायब हो जाते हैं जो अभी मरे थे। तभी समीर के कानों में फुसफुसाहट की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज घर के बाहर से आ रही हो। समीर ये सब देखने के लिए बाहर झांकता है। वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी आ चुकी है जिसमें से समीर और उसके दोस्त निकल कर आते हैं। वे लोग बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं जैसे अभी समीर और उसके दोस्तों ने की थी। ऐसा लग रहा था मानो टाइम दोबारा से रिपीट हो गया हो। ये लोग ताला खोलकर अंदर आते हैं। श्वेता को यहाँ पर परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है। दरअसल श्वेता जिस परछाई को देखकर डरी थी वो और कोई नहीं बल्कि प्रेजेंट वाला समीर ही था। समीर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर संजय की पत्नी कैसे मरी, इसलिए ये जानने के लिए वो उसके पास जाता है। समीर जब उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि संजय की पत्नी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप से बातें कर रही थी। समीर को देखते ही संजय की पत्नी का प्रतिबिंब अपने आप को मार लेता है। अचानक संजय की पत्नी भी अपने आप को मार लेती है। मरते मरते वो समीर से बोलती है कि समीर तुम्हें मरना होगा। समीर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर सभी लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। समीर यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब जय रूम से बाहर आता है तो उसे समीर मिल जाता है। समीर जैसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पास्ट वाला समीर हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन जय उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है समीर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। समीर बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जय फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अचानक जय के सीने में एक रॉड समा जाती है। समीर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद समीर यहाँ से चला जाता है। दोस्तों जय ने मरते वक्त जब समीर की तरफ इशारा किया था तब वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके जैसा एक और समीर है। इससे पहले कि जय कुछ बता पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद समीर संजय के पास आता है। जब वो अकेला चाकू लेकर बाहर गया था वहाँ पर संजय भी अपने आप को कमरे में बंद करके मार लेता है। समीर भागकर श्वेता के पास जाता है। जब श्वेता अकेली खड़ी थी वो श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि मैं पास्ट वाला समीर हूँ। यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी लोगों को मार रही है। तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो।
लेकिन श्वेता कुछ नहीं बोलती। वो यहाँ पर पड़े चाकू को उठाकर अपने आप को मार लेती है। समीर जल्दी से श्वेता के शरीर से चाकू निकाल लेता है। तभी यहाँ पर नया वाला समीर आ जाता है। दोस्तों, ये वही सीन होता है जब समीर ने श्वेता के पास किसी इंसान को देखा था जिसके हाथ में चाकू था। नया समीर इस समीर के पीछे भागता है। समीर जल्दी से भागकर नए वाले समीर को चकमा देने लगता है, क्योंकि उसे तो पहले से ही यहाँ का रास्ता मालूम था। काफी दौड़ भाग के बाद नया वाला समीर इस समीर को पकड़ लेता है। वो इसे मारने वाला ही होता है। तभी ये वाला समीर नए वाले समीर को मार देता है। इसके बाद समीर अपने पिता की चीजों को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे अपने पिता का कंपास मिलता है। समीर उसे उठा लेता है। समीर जैसे ही उसे उठाता है, कंपास तेजी से घूमने लगता है। तभी यहाँ पर बेल बजती है। बेल के बजते ही टाइम दोबारा रिपीट हो जाता है और मरे हुए सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं। समीर घर के बाहर झांककर देखता है तो समीर और उसके दोस्त दोबारा आ जाते हैं। संजय की पत्नी फिर से समीर से बोलती है कि समीर, तुम्हें मरना होगा। हर एक सीन ठीक वैसे ही रिपीट होता है जैसे पहले हुआ था। जय के शरीर में रॉड अपने आप समा जाती है। संजय भी अपने आप को रूम में बंद करके मार लेता है। श्वेता की भी मौत ठीक वैसे ही होती है जैसे पहले हुई थी, लेकिन इस बार नए वाले समीर को ये वाला समीर नहीं मारता, बल्कि नए वाले समीर की मौत सीढ़ियों से गिरकर होती है। इसके बाद समीर अपने पिता के रिसर्च रूम में जाता है। वहाँ पर समीर को एक डायरी मिलती है जो कि डेनियल की डायरी होती है। उसमें टाइम मशीन के बारे में सब कुछ लिखा था, या यूं कहें कि डेनियल ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। समीर को डेनियल की डायरी से पता चलता है कि जब सत्यवान डेनियल के साथ काम करता था, तब डेनियल टाइम मशीन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सत्यवान से गांव के लोगों को मंगाता था। इसके बदले में डेनियल सत्यवान को गांव के लोगों को पैसे देने का बोलता था, लेकिन सत्यवान गांव वालों को पैसे नहीं देता। डेनियल एक्सपेरिमेंट के लिए एक एक करके कई इंसानों को बुलाता है, लेकिन हर बार वे नाकामयाब होती हैं। डेनियल एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था, लेकिन हर बार उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की जान चली जाती है। एक दिन सत्यवान का भांडा फूट जाता है, क्योंकि वही लोगों को लाता था, इसलिए गांव वाले सत्यवान को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। सत्यवान जल्दी से डेनियल के पास पहुंच जाता है। वो टाइम मशीन के द्वारा किसी दूसरे टाइम में जाने का बोलता है, लेकिन डेनियल उसे दूसरे टाइम में जाने से मना कर देता है, क्योंकि मशीन अभी तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। तब सत्यवान डेनियल को चोट पहुंचाकर बेहोश कर देता है और टाइम मशीन में बैठकर कई साल पीछे पहुंच जाता है। वो 1960 में आ जाता है। वहाँ पर सत्यवान को एक लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में ये दोनों शादी कर लेती हैं। शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों को एक बच्चा होता है, जिसका नाम ये लोग संजय रखते हैं। संजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, सत्यवान का शरीर कमजोर हो रहा था। दरअसल अगर कोई इंसान प्रेजेंट से किसी दूसरे टाइम में जाता है और अगर वो वहाँ पर शादी कर लेता है, तो शादी के बाद उसके जो बच्चा होगा, वो बच्चा तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक उसके पिता की मौत नहीं हो जाती, क्योंकि नेचर के हिसाब से उस इंसान का सिर्फ एक अंश ही जिंदा रह सकता है, या तो वो बच्चा या फिर वो खुद। अगर उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में खुद को मार लिया तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो उसी टाइम में वापस जाए जिस टाइम से वो आया था। संजय को बचाने के लिए सत्यवान खुदकुशी कर लेता है। सत्यवान की मौत के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि उसकी मौत इसी टाइम में हुई थी। अब मुक्ति पाने के लिए सत्यवान के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अगर वो अपने सारे वंश को खत्म कर दे। दरअसल समीर और उसके दोस्तों को जो अदृश्य आत्मा मार रही थी, वो सत्यवान की आत्मा थी। सत्यवान और कोई नहीं बल्कि समीर के दादा थे, और सत्यवान का बेटा संजय था, जो कि समीर के पिता थे। समीर इस डायरी को पढ़ने के बाद श्वेता को दिखाता है। समीर श्वेता से बोलता है कि अगर इस टाइम लूप को खत्म करना है तो मुझे मरना होगा। मेरे खत्म होते ही ये टाइम लूप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर टाइम लूप खत्म नहीं किया तो हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे और बार बार हमारी मौत होती रहेगी। मेरे खत्म होते ही मेरे दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम में उनका आखिरी अंश मैं ही बचा हूँ। समीर अपने आप को बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्वेता उसे बचा लेती है। श्वेता उससे बोलती है कि कोई और तरीका होगा जिससे तुम बिना मरे इसको खत्म कर सको। समीर बोलता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे सब कुछ खत्म हो सकता है। तभी यहाँ पर सत्यवान की आत्मा आ जाती है और वो श्वेता को मार देती है। समीर हार थक कर बैठ जाता है। तभी टाइम फिर से रिपीट हो जाता है।
टाइम के रिपीट होते ही समीर और उसके दोस्त घर के अंदर आते हैं। समीर चुपके से नए वाले समीर को मार देता है। इसके बाद वो अपने आप को गोली मार लेता है। दोनों के मरते ही इनका शरीर यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद सत्यवान की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उसी समय में पहुंच जाता है जिस समय से वो आया था। यहाँ पर सत्यवान गांव वालों के पैसे वापस कर देता है। इस बार वो भागता नहीं है बल्कि गांव वालों के हाथों मार खाता है। गांव के लोग उसे बुरी तरह मारते हैं क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। बहुत मारने पीटने के बाद गांव के लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कई घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो डेनियल के पास जाता है और अपना एक्सपीरियंस उसे बताता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या क्या बुरे नतीजे हो सकती है। वो डेनियल से बोलता है कि हम टाइम में आगे पीछे तो जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने टाइम के साथ छेड़छाड़ की तो ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। ऐसा करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा क्योंकि समय सिर्फ सीधी रेखा में ही गुजरता है। अगर हमने दूसरे टाइम में जाकर बच्चे को जन्म दिया तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। प्रकृति नहीं चाहती कि समय के साथ कोई छेड़छाड़ करे। अगर ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद सत्यवान शादी कर लेता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दोस्तों, इंसान समय से तो भाग सकता है लेकिन अपने बुरे कर्मों से नहीं। उसने जैसा कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे उसने अच्छे कर्म किए हो या बुरे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।